वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्ञान दर्पण पाठशाला। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पेपर 1 का पार्ट ए यूनिट 2, जिसमें हम राजवंश देख रहे थे, मध्य प्रदेश के राजवंश। तो हमने इसमें गर्दभील राजवंश को पढ़ना शुरू किया था। 2 वीडियो इसके आ चुकी हैं, आज इसका तीसरा वीडियो है ये, और आज इस वीडियो में ये गर्दभील वंश आपका समाप्त हो जाएगा। तो हमने देख लेते हैं हम आगे। यहाँ से हमने ये देख लिया था गर्दभील वंश। गर्दभील वंश के स्रोत देखे थे, प्रमुख शासक पढ़ रहे थे अपन, जिसमें से बृहदहरि और विक्रमादित्य को हमने पढ़ लिया था। अब इससे आगे हम इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। चलिए, तो हम इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे इसको। प्रशासनिक व्यवस्था क्या, आरंभिक काल में संपूर्ण शक्ति राजा के में निहित होती थी, क्योंकि ये गर्दभील वंश जो है गुप्त वंश के समाप्ति के बाद उत्पन्न हुआ था। तो उस समय जो भी उसकी प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी, उसी के अनुसार इसकी भी प्रशासनिक व्यवस्था उसी के अनुरूप है। तो हमने पहला पॉइंट क्या है, आरंभिक काल में संपूर्ण शक्ति राजा में निहित होती थी, अर्थात प्रशासन का स्वरूप कैसा था, केंद्रीकृत था, क्योंकि सारी शक्ति किसमें थी, राजा में थी, तो केंद्रीकृत था। किंतु विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान सत्ता के विकेंद्रीकरण के लक्षण प्रदर्शित होते हैं, और सभी राजाओं के समय पर सारी शक्ति किसमें होती थी, राजा के हाथों में होती थी। पर जब विक्रमादित्य शासक बने, तब उनके समय में शासन की बागडोर कैसी हो गई, विकेंद्रीकृत हो गई, मतलब कि और लोगों के हाथों में भी चली गई। अब इस प्रशासनिक व्यवस्था को कितने भागों में बांटा है, ये बांटा है अपने 5 भागों में। कौन सा, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, कला एवं साहित्य और आर्थिक। तो हम राजनीतिक जीवन देखेंगे, जिसमें क्या है, केंद्रीकृत से विकेंद्रीय सत्ता का हस्तांतरण, क्योंकि गर्दभील राजा था तब उसका शासन कैसा था, केंद्रीकृत था, और जैसे ही विक्रमादित्य का शासनकाल आया तो ये कैसा हो गया, विकेंद्रीकृत हो गया। और इसके बाद गणतंत्रात्मक शासन, विकेंद्रीकृत हो जाएगा तो शासन कैसा हो जाएगा, गणतंत्रात्मक, मतलब कि जिसमें जनता का शासन चलता है, उसको बोलते हैं गणतंत्रात्मक शासन। इसके बाद शकों को पराजित कर पुनः उज्जैनी पर अधिकार कर लिया। किसने करा था, शकों को पराजित करके उज्जैनी पर अधिकार कर लिया था, किसने, राजा विक्रमादित्य ने। शकों को पराजित करके सकारी की उपाधि धारण की थी, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रचलन किया था। ये क्या है, हमारा राजनीतिक जीवन। इसके बाद है आर्थिक जीवन। उज्जैन सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, वहाँ का उज्जैन सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अनाज, मसाले, हस्तशिल्प निर्यात तथा मोतियों का आयात होता था। चांदी के सिक्के चलाए जाते थे, जो कि चांदी के सिक्कों का प्रचलन था, जिन्हें गर्दभ सिक्कों की संज्ञा दी गई, क्योंकि गर्दभील वंश है तो वहाँ के जो भी सिक्के चलाए जाएंगे उनको क्या नाम दिया जाए, गर्दभ सिक्के। व्यापार एवं वाणिज्य में मुद्रा का प्रचलन था, जो भी व्यापार किया जाता था उसमें मुद्रा का प्रचलन था। ये हमारा हो गया आर्थिक जीवन। इसके बाद है सामाजिक जीवन कैसा था, क्योंकि गुप्त वंश के बाद आए थे, ये गुप्त वंश समाप्त हो गया था, उसके बाद आए थे, तो सामाजिक जीवन कैसा होगा इनका, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी गुप्त काल के समय भी क्या चल रहा था, वर्ण व्यवस्था चल रही थी। तो वही जो सामाजिक व्यवस्था है, वो सारी सामाजिक व्यवस्था इस वंश में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ अपन को क्या देखने को मिलेगा, वैदिक वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। 4 वर्ण थे, कौन कौन से, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। पर्दा प्रथा का प्रचलन था, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का भी प्रचलन, किंतु स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। इतनी सारी कुरीतियाँ होने के बाद भी स्त्रियों को थोड़ा बहुत शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार मिला था। अतः स्त्रियों की दशा संभवतः सामान्य थी, क्योंकि गुप्त वंश में स्त्रियों की दशा ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं थी, तो वैसी ही स्थिति यहाँ भी चल रही थी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसका धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में क्या है, वैदिक सभ्यता का प्रचलन था, हिंदू धर्म के साथ बौद्ध धर्म का विचलन था, ब्राह्मणों का वर्चस्व था, गंधर्व सेन किसके भक्त थे, शिव भक्त थे। इसके बाद हम देखेंगे इनका कला और साहित्य। कला एवं साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है, कला एवं साहित्य विद्वानों का संरक्षक था, क्योंकि विक्रमादित्य ने नवरत्न अपने दरबार में रखे थे, तो इनको क्या कहा जाता था, विद्वानों का संरक्षक। और ये देखो नवरत्न विक्रमादित्य के दरबार में थे, जैसे कालिदास, शंकु, परामर, खगोल शास्त्री, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं। इसके बाद है हमारा साहित्य। साहित्य में क्या क्या था, साहित्य में कथा सरित सागर पढ़ी थी अपन ने, जो किसने लिखी थी, सोमदेव भट्ट ने लिखी थी। सिंहासन 32 गाथा, सप्तशती और बेताल 25 आदि, ये सब क्या है, इनका साहित्य है, ठीक है। तो अपन ने इनके बारे में क्या क्या देखा, एक सेकेंड। इस प्रकार हमने इनकी क्या देख ली, प्रशासनिक व्यवस्था देख ली, जिसमें हमने 4 चीज़ें 5 चीज़ें, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और कला एवं साहित्य और धार्मिक जीवन, ठीक है। राजनीतिक जीवन कैसा था, इनका केंद्रीकृत से विकेंद्रीकृत था। आर्थिक जीवन में क्या, उज्जैन सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, अनाज मसाले का निर्यात होता था, मोतियों का आयात होता था, चांदी के सिक्के चलाए जाते थे, व्यापार एवं वाणिज्य में मुद्रा प्रचलन था। सामाजिक स्थिति कैसी थी, वैदिक और वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ था। स्त्री की दशा कैसी थी, सामान्य थी। धार्मिक जीवन में देखा अपन ने वैदिक सभ्यता का प्रचलन, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मणों का वर्चस्व, गंधर्व सेन का कौन थे, शिव भक्त
उड़ाव का कला एवं साहित्य में देखा विद्वानों का संरक्षक था, नवरत्न थे, कालिदास की रचनाएं थी और भी किसने कथा से सोमदेव सोमभट्ट सिंहासन 32 का था, सप्तशती वेताल 25 ये सारे क्या देखे हमने प्रशासनिक जीवन देखा। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट रूरल था इनका नाहद। ये कौन है? नाहद अंतिम शासक। इनका अंतिम शासक का नाम क्या है? नाहद, जो 10 वर्षों तक इसने शासन किया और शकोनी पुनः उज्जैनी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, इतना ही है, इसमें इतना ही पूछा जाएगा। गंधर्व सेन का अंतिम शासक कौन था? तो हम बता देंगे नाहद इसका अंतिम शासक था। इसके बाद हम इसमें कुछ प्राचीन भारतीय साहित्य ग्रंथ हैं उनके बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे भारतीय साहित्य ग्रंथ हैं, मतलब प्राचीन भारतीय साहित्य ग्रंथ हैं और उनके नाम दिए गए हैं, रचनाकार दिए गए हैं और विशेष जो भी उनमें विशेषताएं हैं उनके बारे में बताया गया है। मैंने इनको सब एक को टेबल फॉर्म में रख दिया जिससे याद करने में आसानी होगी और लिखने में भी आएगा। ये 2 मार्कर में अपन से पूछ सकते हैं। जैसे कथा सरित सागर आ गया तो अपन कैसे लिखेंगे? ग्रंथ हेडिंग डाल के यहाँ पे ऐसे अपन ने ग्रंथ हेडिंग डाली और उसमें लिख दिया कि ये प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य है। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे अपन रचनाकार। तो रचनाकार कौन थे? कश्मीरी कवि सोमदेव भट्ट जो 11वीं सदी के थे। इसके बाद विशेष, तीसरी हेडिंग डालेंगे विशेष। उसमें लिखेंगे कि इसमें क्या क्या दिए हैं, किंवदंतियाँ दी हैं और लोक कथाएँ दी हुई हैं। ठीक है, ऐसे अपना 2 मार्क करके ये बन जाएगा। इसके बाद से सिंहासन 32, इसको भी इसी प्रकार से अपन लिख सकते हैं कि ये एक प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य ग्रंथ है और इसकी रचनाकार नहीं मिले हैं। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? इसमें विशेष लिखेंगे वीरता, न्याय, प्रेम और 32 कहानियों का संग्रह इसमें दिया गया है। इसके बाद है अगला बेताल 25 किसने लिखी है? बेताल भट्ट ने लिखी है, जिसमें विक्रम और बेताल का संवाद दिया गया और इसमें क्या दिया है? नैतिकता, ज्ञान, मनोरंजन और 25 कहानियों का संग्रह दिया गया है। इसके बाद है अपना गाथा सप्तशती क्या है? प्राकृत भाषा का गीति साहित्य है। प्रतिष्ठान के राजा हाल ने इसकी रचना की थी। कौन सी सदी में? 12वीं सदी में। इसमें सामान्य लोक जीवन का चित्रण दिया गया। प्रथम प्रगतिवादी कवि का उदाहरण भी इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद है शत्रुंजय महात्म ग्रंथ है। ये इसको गढ़वाल वंश की जानकारी का स्रोत है। इसमें धनेश्वर सूरी ने इसकी रचना की है। विक्रमादित्य द्वारा शकों का उन्मूलन का वर्णन इसमें दिया गया है। किसमें दिया गया है? शत्रुंजय महात्म में। ठीक है, जिसके पास धन होगा उसके ही सबसे ज़्यादा क्या होंगे? शत्रु होंगे। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। शत्रुंजय महात्म की रचना किसने की है? धनेश्वर सूरी ने की है। ठीक है, इसके बाद अपना इस प्रकार हमारे ये सारे ग्रंथ हो गए हैं और इनके रचनाकार और विशेष तथ्य। ठीक है, ये हमारा गढ़वाल वंश था जो कि समाप्त हुआ। इसके बाद ये क्वेश्चन है राजा विक्रमादित्य के शासनकाल पर विस्तृत लिखिए। ये अपना 10 मार्कर 7 मार्कर में आ सकता है। ठीक है, ये अपना गढ़वाल वंश था जो कि समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।